हाय हेलो नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बुक लवर्स के इस फेवरेट शो मेरी कलम में। लिखने की यूँ तो कोई उम्र नहीं होती है। जब जिसको जो सीख मिल जाती है और वो दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार हो जाता है तो वो अपनी किताब लिख देता है। आज मेरी कलम के स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही लेखिका मौजूद हैं जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में एक किताब लिख दी। अपने लाइफ लेसन्स को शब्दों का रूप देना बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए स्वागत करते हैं बिहाइंड द स्माइल की लेखिका प्रियंका सचदेवा जी का। हाय प्रियंका, वेलकम। नमस्कार। तो प्रियंका, 19 साल की उम्र में आपने एक किताब लिख दी। अमूमन लोग उस समय में करियर प्लान कर रहे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, आपने एक किताब लिख दी। मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे एक किताब लिखनी है, बट वो कब लिखनी है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे मैंने और किताबें पढ़ी, मैं 8वीं कक्षा में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी। वाह। वो कविता मैंने अपनी इंग्लिश टीचर को दिखाई। उसने मुझे उन्होंने उस चीज़ से खुश होके मुझे वो कविता प्रिंसिपल को दिखाने को कही। जब मैं वो कविता अपनी प्रिंसिपल को दिखाने गई, उन्हें वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे अपना बुक शेल्फ दिखाया और कहा इसमें से कोई भी एक किताब अपने इनाम के तौर पे ले जाइए। उस दिन मैंने अपनी पहली किताब उठाई, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। जर्मनी में नाज़ीज़ के साथ जो हुआ था, उस लड़की ने अपनी कहानी लिखी थी। उस कहानी से मुझे यह पता लगा कि तुम अपनी जीवन की कठिनाइयों को बता के दूसरों को जीने की प्रेरणा दे सकते हो। और उस दिन मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे भी किताब लिखनी है और लोगों को प्रेरित करना है आगे जीने के लिए, ताकि मेरी किताब भी किसी की जीने की वजह बन सके। लाइफ बिहाइंड स्माइल अपने आप में एक अद्भुत और नया टाइटल है। तो इस टाइटल के साथ साथ मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपको एक तो बुक लिखने का ख्याल क्यों आया? इस बुक में ऐसा क्या खास है, क्या स्टोरी है इसके पीछे की, और ये जो टाइटल आपने चूज़ किया है इसके पीछे का क्या रीज़न है? टाइटल जैसे कि आप पढ़ ही सकते हैं, बिहाइंड द स्माइल, यानी खुशी के पीछे। खुशी करने हंसने की दो वजह होती हैं, या तो आप एक गम को छुपा रहे होते हो या उस खुशी से आपका गम छुप रहा होता है जी। तो हमारी जो स्माइल होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एंड एज वी से स्माइल इज़ कंटेजियस। मैं मुस्कुराऊंगी, आप मुस्कुराएंगे, आपको देख के कोई और मुस्कुराएगा। मुस्कुराहट फैलने से फैलती है। इसी बुक को यूज़ करके मैंने दूसरों की लाइफ में मुस्कुराहट और शक्ति डालने की कोशिश करी है। एंड इस बुक में क्या है वो तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये बुक आपको जीने की प्रेरणा और साहस देगी कि आप अपनी कठिनाइयों से लड़ सकें। तो अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ होती हैं सबकी लाइफ में, और सबको लगता है कि शायद उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग हैं। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो सबकी लाइफ की कठिनाइयाँ हैं वो सिर्फ एक स्माइल से या एक पॉजिटिव सोच से बदल सकते हैं? क्योंकि पॉजिटिव सोच बहुत मायने रखती है। या तो आप उस सोच को अपना सकते हो या उस सोच की वजह से या दूसरी सोच लाके अपने आप को ख़राब कर सकते हो। बहुत प्यारा कोट है रोंडा बर्नी की नॉवल सीक्रेट में, थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो सोचते हो वो हो जाता है, और मैं उस थॉट से जीती हूँ। उस बुक ने मेरी ज़िंदगी बदली है। बहुत किताबें हैं, हर किताबें आपको कुछ सिखाती हैं। और हाँ, आपकी शायद कठिनाइयाँ नहीं बदलेंगी, पर आप पे वो यकीन होगा कि वो कठिनाइयाँ आगे बदलेंगी, और उसी यकीन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप चल रहे हैं और नरक आ गया तब भी रुकना क्यों, उससे पार करना है तो चलते रहिए, बिकॉज़ आगे अच्छा होगा और अच्छा आएगा। आजकल यंग जनरेशन में एक, शायद मैं कहूँ कि त्रुटि हो गई है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान के चलते हैं, और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो पा रही है तो कुछ लोग इस पूरी जंग से हार जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बात लोग कहते हैं कि ठीक भी है, नहीं भी है, इसके पीछे का ये रीज़न होता है। लोगों की जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं, लोग सोच में बीमार हो रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या इसमें थॉट है? मैं इसमें ये कहूँगी, डिप्रेशन और डिप्रेस होना दो अलग चीज़ें हैं।
जब बंदा डिप्रेस है, वो उदास है, वो उसकी भावना है, वो उस चीज़ से आगे बढ़ सकता है। पर अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है, वो दिमाग से बीमार है, उसको नहीं पता वो अपने साथ क्या करना चाह रहा है या क्या करेगा। इसीलिए ध्यान, साधना और अपने मन को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को शांत रखना। कठिनाइयाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, कोई भी बिना कठिनाइयों के आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, हमें लगता है कि अमीरों की ज़िंदगी बहुत आसान है, या जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे हैं। नहीं, वो लोग भी नीचे से उठे हैं। कुछ लोगों को कम कठिनाइयाँ मिलती हैं, कुछ को ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को हार दो। इसलिए किताबें पढ़ना, इसीलिए हम दूसरों की स्ट्रगल स्टोरी से, दूसरों की परेशानियों से सीख सकते हैं कि उसने ये परेशानी झेली, इसने ये झेली, हमारे पे भी कुछ आई है, पर हमें हारना नहीं है। हम भी उसे झेलेंगे और शायद हम किसी और के लिए एग्जाम्पल बन जाए कि आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहना है। तो प्रियंका, जो आपकी किताब है बिहाइंड द स्माइल, इसमें एक माँ और दो बेटियों की कहानी है। आपने इसको एक फिक्शन का रूप दिया है, या मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं कि क्या ये सच्ची घटना पर आधारित है? मैंने हमारी ही सच्ची घटना को एक फ़िक्शन का रूप दिया है। मेरी मम्मी की कहानी है। मैं हमेशा से चाहती थी मेरी पहली किताब मेरी माँ के ऊपर हो, और उन्होंने जिस हिसाब से मुझे और मेरी बहन को पाला है, मैंने उसी ज़िंदगी से प्रेरणा लेते हुए अपनी पहली किताब को बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, उसने अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ लिखी, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि इतनी परिस्थिति में जब नाज़ीज़ को जीने नहीं दिया जा रहा था, वो उनके पास खाने वाने कुछ नहीं था, वो बंकर में रह रहे थे, स्टिल उन्होंने अपनी उम्मीद बनाए रखी, और सुसाइड कभी ऑप्शन नहीं था उन लोगों के लिए, उन्होंने कोशिश करी जीने की। जब वो लोग उतनी कठिनाई में रह के जी सकते हैं, तो हम लोगों के पास तो फिर घर है रहने को, ऊपर छत है, टेबल पे खाना है, तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। उसी से प्रेरणा लेते हुए अपनी माँ को देखा है मैंने कि उसने हर कठिनाई का कैसे सामना किया है, और उसी को दर्शाने के लिए मैंने इस किताब को लिखा। अब तो आपने मुझ में और मेरे दर्शकों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगा दी है कि आपकी माँ आपके लिए रोल मॉडल कैसे हैं। क्या आपने उनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हुए देखा है? क्या आप हमें और हमारे दर्शकों को अपनी मम्मी से मिलवा सकते हैं बातचीत में? माँओं का दर्जा हमेशा से ऊपर रहा है। मैं सिर्फ अपनी माँ की बात नहीं करूँगी, हर माँ का। माँ का नाम ही सबको पता है सबसे ऊपर है। माँ की ममता किसी भी प्यार से ऊपर है। आप इस दुनिया का कोई भी प्यार ले आएंगे, उससे सरपास कर देगी एक माँ का प्यार, क्योंकि उन्होंने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा है। वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, अपने शरीर में आए हर चेंज को, हर व्यवहार, हर परिस्थिति को वो झेलती हैं, सिर्फ उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। और हम सभी को पता है कि माएँ हमें कितना प्यार करती हैं। वो हमारे लिए हर मोड़ पे सैक्रिफाइस करती हैं। वो अपना परिवार छोड़ के एक दूसरे घर रहने आती हैं और अपना परिवार आगे बढ़ाती हैं। पर मेरी माँ मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैंने उन पे किताब लिख दी, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, उनके साथ नहीं थी, जब समाज भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, स्टिल अपने बच्चों की खातिर, अपनी बेटियाँ मेरी और मेरी बहन की खातिर वो सब चीज़ों से लड़ी हैं, और उन्होंने कभी गिव अप का नहीं सोचा। बहुत सारी परिस्थितियाँ थी जहाँ पे बंदा हार मान लेता है, जहाँ पे बंदा सोचता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे पास कोई उम्मीद या कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैंने देखा है उन्हें चीज़ों से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए, और वो सब उन्होंने मेरे सामने नहीं किया, पर मुझे पता चला, मैंने सुना दूसरों से, मैंने देखा है कि मैं और मेरी बहन छोटी थी और मेरी माँ नौकरी पे जाती थी। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने हमें प्यार नहीं दिया या घर पे टाइम नहीं दिया, पर उन्होंने हमारे लिए नौकरी करी ताकि हम आगे बढ़ सकें, वो हमें पाल सकें। और ये तो बस एक बात हो गई, बहुत से ऐसे सैक्रिफाइसेस हैं जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं, और उनके लिए बुक लिखना मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगी। मैं कुछ बनना इसलिए चाहती हूँ कि मेरी माँ को वो दर्जा मिले कि वो महारानी है, मैं उन्हें अपने सर पे बिठा सकूँ और उनके लिए एक बढ़िया ज़िंदगी बना सकूँ। तो एक तो आपका इस किताब के पीछे अपनी माँ का प्यार था, दूसरा कि आपने इस इतनी खूबसूरती से अपनी और अपनी माता की कहानी इस तरीके से रिप्रेजेंट करे कि वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है।
तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये किताब किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्यों उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। दुनिया में हर कोई किसी ना किसी संघर्ष से जूझ रहा है। किसी के पास बड़ी कठिनाइयाँ हैं, किसी के पास छोटी। बट जब बात लाइफ स्टोरीज़ की आती है तो आप किसी ना किसी मोड़ पे उसे खुद से रिलेट कर सकते हैं कि आप पे वो चीज़ हुई है, बीती है या आपने वो देखी है। उस चीज़ से प्रेरणा लेके अपनी कठिनाइयों को समझते हुए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये किताब उन सब लोगों के लिए है जो अपने परिवार या ज़िंदगी में वजह ढूंढ रहे हैं कि हम जिए, या वो वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं आगे जीने के लिए, क्योंकि उन्हें आसान लग रहा है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना या परेशानियाँ उन पे हावी हो रही हैं। ये किताब आपको वो ताकत देगी कि आप समझें कि लोगों की ज़िंदगी में और भी कठिनाइयाँ आती हैं, पर जीवन ख़त्म करना कोई रीज़न नहीं है। उसको अगर आप उस कठिनाई को पार कर लो तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं। लोग हमेशा लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, और मैं कहूँगी कि लोगों के दिमाग में या लोगों में जो सबसे बड़ा रोग है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे कि सोचकर हम समाज को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो समाज हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगता है। कभी कभी वो सही होता है, पर बहुत बार वो गलत हो जाता है। तो आपकी इस किताब के ज़रिए आपने इस बात पर भी एम्फेसिस किया है, जोर डाला है कि समाज आपके जीने के लिए ज़रूरी है, पर समाज सब कुछ नहीं है। आप समाज को सोचकर अपनी ज़िंदगी को नहीं बढ़ा सकते। मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। 4 लोग क्या कहेंगे ये सब सोचते हैं, पर अगर वो 4 लोग अच्छे हैं तो आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं। जैसे कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों का साथ होना ज़रूरी है, समाज का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे हमारे रीति रिवाज, हमारे रूट्स, हमारे कल्चर का पता लगता है। पर अगर वो समाज आपका जीना कठिन कर रहा है तो उसकी बातों को ना सुनना भी आवश्यक है। आप किसी भी बंदे पे डिपेंड नहीं हो सकते अपनी लाइफ के लिए। अगर वो आपका साथ दे रहा है तो उसे साथ लेके आगे चलिए, पर अगर वो आपको समाज पीछे खींच रहा है, डूबने पे मजबूर कर रहा है, तो आपको उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। उस नाव में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं जो डूब रही होती है, जो आपको डुबा रही होती है। आपको तैरना सीखना पड़ेगा और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज जितना आपके लिए आवश्यक है उतना हानिकारक भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज को गलत बोलें, क्योंकि अगर हमारे लिए कोई और समाज है तो कहीं ना कहीं हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और किसी और के लिए हम इस समाज का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो हम किसी और को गलत कहेंगे तो हम खुद भी गलत हैं, पर अगर वो समाज आपको आगे बढ़ने के लिए साथ दे रहा है तो उससे बढ़िया समाज कोई नहीं। यानी कि आपने अगेन एक बहुत अच्छी बात कही है, और मैं बहुत हैरान हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आपके पास इतना सब कुछ ज्ञान है कि समाज से अलग होकर हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समाज में रहना है, लेकिन समाज की क्या बात माननी है और क्या नहीं, कहाँ हम खुद को इसलिए आगे बढ़ा सकते हैं कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, और समाज उसमें कैसे हेल्प करेगा। यानी कि हम लीडर बन सकते हैं, हम क्रिएटर बन सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी आपके साथ चले। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। लोगों में एक ये भी भ्रम है कि सारी समस्याएं उनकी ज़िंदगी में हैं, बाकी लोग देखो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितनी परफेक्ट लाइफ है, मेरी ऐसी लाइफ क्यों नहीं है। ये जो परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन है ये क्या है? और आपने क्योंकि इतने सेक्रीफाइसेस एक मदर के दिखाए हैं इस बुक में, इतनी प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस की है वो दिखाई है, तो क्योंकि उनकी परफेक्ट लाइफ को अगर वो परफेक्ट नहीं मान रहे हैं, ऐसे में परफेक्ट लाइफ है क्या? पहले तो ये सवाल उठता है, और किस तरह से हम अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं ये भी आप बताइए। परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन मेरे पास जो है वो है संतुष्टि। अगर आपके माइंड में शांति और मन में संतुष्टि है, आप परफेक्ट लाइफ जी रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं उस अमीरी का, उस रिचनेस का, अगर आप अपने दोस्त से जल रहे हो, आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, आप मन ही मन ईर्ष्या अहंकार में जी रहे हो, आपके पास घमंड है, कोई आपसे बड़ी गाड़ी ले आया तो आपको लग रहा है हो मेरे पास ये क्यों नहीं है। आप संतुष्ट नहीं हो, आप पे पैसा है, खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप छोटे घर में हो पर आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास प्यार करने वाले आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आप खुश हो। आप कम कमा रहे हो पर आप खा रहे हो, आप दूर घूमने नहीं जा रहे पर आप
पास में पार्क जा रहे हो, अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, पर आप खुश हो, वो मेरे लिए परफेक्ट लाइफ है। जहाँ आपके मन में सेटिस्फैक्शन है और माइंड में पीस है, वो परफेक्ट लाइफ है। बट आज के टाइम में सेटिस्फाई होना बहुत मुश्किल है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, वो भी ज़रूरी है ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। पर ये समझना भी ज़रूरी है कि हमारे पास जितना है बहुत है और आएगा, पर मेहनत करनी है और जितना हो उसमें खुश रह के हम अपनी अभी वाली लाइफ को परफेक्ट लाइफ मान सकते हैं। आपने भी बात की पीस की, सेटिस्फेक्शन की। कहने में कभी कभी ये बातें बहुत आसान लगती हैं और लोगों को लगता है कि सेटिस्फेक्शन बोलने में क्या ही जाता है, पर ये सेटिस्फेक्शन, ये पीस, एक मन की शांति लोगों को कैसे मिलेगी? ध्यान से, मेडिटेशन से, किताबें पढ़ने से, समझने से। आप 10 मिनट मूवी हॉल में बैठिए, शोर आप मूवी में देख रहे हैं, आप 5 मिनट पार्क में बैठिए, सिर्फ आसमान को देखिए, आपको सुकून मिलेगा। आप घर में बैठिए शांति से, वज्रासन में, सुखासन में या पद्मासन में आप मेडिटेशन करिए, आपको सुकून मिलेगा। जब आप मन के विचारों को शांत करके सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जितना है और शुक्राना करेंगे, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी चीज़ें लाइफ में बढ़ती हैं। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में भी पढ़ा है मैंने। हर चीज़ का शुक्रगुजार करना, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसी चीज़ से आपको पीस भी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। तो प्रियंका, जैसे कोई भी इंसान किताब लिखता है तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करता है। किताब लिखने से पहले एक अलग इंसान होता है और किताब लिखने के बाद एक अलग इंसान होता है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जब ये किताब लिखने का फ़ैसला किया तो आपने क्या कुछ परेशानियों को फेस किया? आपको लगा नहीं बहुत प्रॉब्लम हुई है किताब लिखने में? बिल्कुल, क्योंकि जब आप किताब लिखना शुरू कर रहे हो तब आपने बस सोचा, पर बहुत ऐसे हर वक्त पे आपको लगेगा कि मैं नहीं लिख सकता, मुझसे नहीं हो रहा। पर उस टाइम आपको ये याद रखना है कि आपने शुरू क्यों किया था। जैसे हम कहते हैं कि whenever you are thinking of giving up, just remember why you started in the first place. हमें हमेशा याद रखना है कि हमने शुरुआत क्यों की थी। मुझे ये कहानी लोगों तक पहुंचानी थी ताकि वो सीख सकें, इससे प्रेरणा ले सकें और जीने के लिए आगे बढ़ सकें। और बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं किताब लिखने में। जब आप एक किताब को लिख रहे हैं, आप जो चीज़ लिख रहे हैं आप उस पल को महसूस कर रहे हैं, और जब वो पल आप ऑलरेडी जी चुके हैं, लिखते हुए आप उस चीज़ को दोबारा महसूस कर रहे हैं, तो बहुत कठिन हो जाता है उस मोमेंट से बाहर निकलना और उस किताब को आगे बढ़ाना। सो देयर वॉज अ टाइम जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट किया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बिकॉज मैंने जो मोमेंट लिखा मैं उसमें जी रही थी और मैं उसमें अटक गई थी कि अब इससे आगे क्या लिखूं, इसके आगे क्या करूं। मुझे पता था मुझे क्या लिखना है, मुझे पता था मुझे कैसे लिखना है, पर मैं उस पल से आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। कई बार वो चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है जब वो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप उसे अपने ही एक्सपीरियंस से लिख रहे हो। तो वो कठिनाइयाँ तो बस किताब को लिखने के दौरान थी। उसको पब्लिश करना एक अलग चुनौती है। इस टाइम पे लेखक का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है जब हर बंदा कहीं ना कहीं लिख रहा है। आपको अपने लिए नाम बनाना है, आपको अपने लिए पहचान बनानी है। मेरा मोटिव बस अपना फेम करना नहीं था, मेरा मोटिव था इस किताब का नाम करना और लोगों की मदद करना, ताकि ये किताब जितना आगे जा सके उतने लोगों तक पहुंच के उनकी मदद कर पाए। और इफ़ इस किताब से एक भी बंदे की ज़िंदगी इम्प्रूव होती है तो मेरा किताब लिखना सफल हुआ। उस कठिनाइयों को सोचते, उन्हीं बातों को सोचते हुए उस कठिनाइयों को मैंने पार किया। मैंने बहुत पब्लिशर्स को अप्रोच किया, मैंने ट्रेडिशनल पब्लिशर्स को मेल लिखे, नॉन ट्रेडिशनल से कांटेक्ट किए। उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, पर मुझे अपनी किताब को लाना था और ख़ुद से मेहनत करनी थी। ट्रेडिशनल से रिजेक्शन आए, क्योंकि आजकल बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको वही पब्लिश करते जी। वो इस किताब को पब्लिश कर देते पर वो इसकी एसेंस को मिटा देते। मेरे को स्ट्रगल स्टोरी दिखानी थी। मार्केट में लव स्टोरी बिक रही है, वो इस किताब को बदल के रोमांटिक या स्मार्ट नॉवल कर देते। मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था इस किताब में जो सच्चाई, जो प्रेरणा, जो इमोशन, जो मोमेंट्स दिए गए हैं, लोग उन्हें समझे, महसूस करें और उन्हीं से सीखें। मैं सिर्फ बेचने के लिए अपनी किताब की
एक्चुअल एसेंस और उसकी वर्थ को नहीं मिटा सकती थी। सो मैंने मना कर दिया। मैंने उस राह को चुना ही नहीं जहाँ मेरी किताब की एक्चुअल वैल्यू ना हो। मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं इसे खुद पब्लिश करूँगी। वाओ। मैंने इस किताब को खुद डिज़ाइन करा। बहुत ऐसे वक्त था जब मुझे कुछ लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, मोटिवेट भी किया। मैं नाम नहीं लूँगी, बट कुछ लोग जिनसे आप प्रेरणा लेते हो, जिनसे आप सीखते हो, वो लोग भी आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। वो लोग भी आपके सपनों पे यकीन नहीं कर सकते। मुझे बोला कि हैरी पॉटर को किताब लिखने को 12 साल लगे, 18 साल लगे, तुम्हें क्या लगता है तुम 1 साल में किताब लिख लोगी? तुम 19 साल में अपनी बुक निकाल लोगी? जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखने में कितना स्ट्रगल किया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये किताब हो जाएगी, तुम कर लोगी? नहीं, तुम्हें उस चीज़ से मोटिवेशन लेनी है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उन पलों को निकालने में मेरी मदद करी। मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, मुझे खुश रखा, मुझे उस चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट किया ताकि मैं अपनी ही चीज़ों पे काम कर सकूं। चाहे तो वो लोग मुझे क्लब ले जा सकते थे, मस्ती करवा सकते थे, बट नहीं, उन्होंने मुझे बोला तू लिखेगी, तू आगे बढ़ेगी। और मेरे खाली समय को मेरे को कैसे व्यतीत करना है, उन लोगों की सपोर्ट से ही मैं इस किताब को लिख पाई। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं यहीं पर आपसे चाहूँगी कि जो लोग लिखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी भी एक किताब छपे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सारे लेखकों को, जो आने वाले लेखक हैं, उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अपने पे यकीन ज़रूर रखना। बहुत वक्त आएंगे जब लोग तुम पे यकीन नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ देने वाले तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। बहुत लोग नहीं भी चाहेंगे कि तुम किताब लिखो, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए तो वो सोचेंगे कि तुम कैसे कर सकते हो। पर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए और तुम्हें उस यकीन को अपने साथ रख के अपनी किताब पे यकीन रखना। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं। लोग सोच रहे हैं हम AI को यूज़ करके किताब लिख देंगे, पब्लिश कर देंगे, पर नहीं। मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि बुक ही तो लिखनी है, ऐसे ही कर देंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि एक किताब के अंदर जो भावनाएं हैं वो हमारे से गई हैं, हमारी लाइफ सिचुएशन, हमारे मोमेंट। और जब कोई रीडर उस किताब को पढ़ता है, वो हमारे एक एक हिस्से को पढ़ रहा है। तो जब एक राइटर एक किताब को लिखता है, वो उसमें अपना दिल डालता है, अपने दिल का एक हिस्सा डालता है। और जिस जिस बंदे तक वो किताब पहुंचती है, उनके पास वो हिस्सा पहुंचता है। किसी भी टेक्नोलॉजी से अगर तुम वो किताब लिखवा दो, वो तुम्हारे दिल को वैसे नहीं छू सकती जब एक असली इंसान के वर्ड्स तुम्हारे दिल तक पहुंचते हैं। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स मैटर करती हैं। सब लेखकों को यही कहूँगी कि तुम अपने पे भरोसा रखना, अपनी सच्चाई को अपने साथ लेके चलना, ताकि तुम आगे लिख सको। ये किताब उस हर इंसान के लिए है जो किसी चीज़ से जूझ रहा है। सिंगल पेरेंट्स, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है लाइफ में। आपको पता है आप अपनी परेशानियों से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, पर आपके पास साथ देने वाले लोग हैं। कोई नहीं है तो किताबें हैं, ये किताब आपका साथ देगी। वो बच्चे जो अपने माँ बाप को अलग होता देख रहे हैं, आजकल डाइवोर्स और सेपरेशन बहुत नॉर्मल है, तो उन लोगों के लिए ये प्रेरणा बनेगी कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो आपको करनी है, आपको आगे बढ़ना है और आपको हारना नहीं है। अपने पे यकीन रखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच प्रियंका, इतनी अच्छी बातचीत और इतने अच्छे से अपनी लाइफ के साथ साथ लोगों के लिए जो प्रेरणाएं आपने दी है, जो सीख आपने दी है, ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकी और मैं अपनी किताब के बारे में सबको बता सकी। थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों, आप में एक जज्बा होना चाहिए, आप में हिम्मत भी होनी चाहिए। फिर परेशानी कोई भी हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आपके लिए ज़रूरी हो जाता है अपने आप को उस गहरी नदी में से निकालना, ताकि आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। ऐसी ही प्रेरणा बनी है प्रियंका सचदेवा जी, जिन्होंने एक किताब लिखी और लोगों को समझाया कि मुश्किलें कितनी भी हो पर आसान हो जाती हैं जब परिवार आपके साथ होता है। मेरी कलम में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए लेखक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। PMC हिंदी, बदले जी